हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स CUET PG इकोनॉमिक्स 2024 का PYQ। नियरली 15 to 16 क्वेश्चंस थे। इसके बाद विल सी नेक्स्ट एपिसोड में 2023 का एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। स्टैट्स के हमने PYQ बहुत सारे किए हैं। आप एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल पे जाके देयर विल बी अ प्ले लिस्ट वेयर यू कैन सी PYQ and mock discussion CUET and UGC NET. Then we have done lots of practice for macro as well. But इन कमिंग डेज 2024 का हमारा पूरा एपिसोड चलेगा। दिस वीक में हमारा माइक्रो 24 का होगा, फिर 23 का एपिसोड होगा। देन नेक्स्ट वीक वी विल बी डूइंग मैक्रो का बोथ 23 एंड 24। ओके, सो स्टे ट्यून रहेंगे नवीनॉमिक्स के साथ। और जो CUET PG 2026 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आवर कोर्स इज ऑनलाइन। सो ओके, you can join here, download Navinomics app or you can just log in to the www.navinomics.in। अभी कुछ ऑफर वगैरह चल रहे होंगे, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड्स ऑफर, यू प्लीज चेकआउट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और 25 का बैच भी हमारा चल रहा है, so that you can check out because next week will have very limited time। तो next week I think 25 का कोर्स हमारा क्लोज हो जाएगा because we will be focusing on 26 then onwards। wish you all the best for your examination। चलो लेट्स बिगिन 2024 का CUET PG इकोनॉमिक्स माइक्रो क्वेश्चन। और जो भी आपको डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आफ्टर द सेशन एक बार फीडबैक नीचे दे देंगे कमेंट्स में, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सेशन लाइक दिस। ओके, तो हियर आर द लिस्ट्स ऑफ टोटल क्वेश्चंस, so that will be there। okay, चलिए guys, let's start today's session। okay, wish you all the best and happy watching। okay, चलो let's begin now। I think Navneet sir has put this in the group as well, so we are going to do this today, micro CUET 2024 questions। okay, yeah, so we'll start with this। yeah, this is visible na? yeah, इसका आंसर 1 ही होगा, which is 2। कैसे करके होगा अंशिका? why are we not considering alpha? Alpha is not a factor of production। you have multiplied the factor of production with alpha, which is a constant। हमने पढ़ा था ना, जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं L and K को, लैम्डा टू द पावर 1 L टू द पावर K, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन। मैं आपको फिर से बताती हूँ ये चीज, ठीक है? आंसर इसका 1 होगा, which is 2। y is a function of f, l and k। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑल द इनपुट्स बाय अ कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा? लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा है यहाँ पे, अल्फा एल अल्फा के, तो अल्फा बाहर निकल जाएगा, इसको हम y स्टार लेंगे। होमोजेनिटी में नहीं पढ़ा था, होमोजीनियस फंक्शन में। सो दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 में जितना से इनपुट इंक्रीज होगा उतने अमाउंट से आउटपुट इंक्रीज होगा। सो y स्टार इज इक्वल्स टू a y। यहां पे y स्टार, यहां पे a है 2, सो द आउटपुट विल इंक्रीज बाय 2। ठीक है, बिकॉज इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 जब होता है तो जितने से इनपुट इंक्रीज होता है उतने से ही आउटपुट इंक्रीज होगा। अगर होमोजीनियस उसका डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 होता, देन इनपुट जितने से इंक्रीज होता आउटपुट उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता। ठीक है, रविंद्र वर्मा, आपने होमोजीनिटी नहीं पढ़ रखा है क्या? होमोजीनियस ऑफ फंक्शन दिस, होमोजीनियस फंक्शंस को आपको रिविजिट करना पड़ेगा। सो द आउटपुट विल इंक्रीज बाय 2 ना? डिड यू गेट दिस? Okay, 2 is a constant multiple, so 2y। okay, you are saying that the answer is this। okay, fine, I got it। I hope this is clear to all of you। अंशिका, you should revisit homogeneous functions। homogeneous functions क्या होता है एक बार आप देखें, ठीक है ना? आपको समझ आ जाएगा। साजिदा, आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। ये काफी इजी है। दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। इट इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इफ यू इंक्रीज द इनपुट बाय अ सर्टेन अमाउंट, द आउटपुट विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। ओके ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तो क्वेश्चंस है ना वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं है, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट टू ऑल ऑफ यू. I think there is an issue with the internet. Yeah. So suppose an individual has a utility function given by uxy is equals to 2x plus 3y plus 3y, then the function displays what? तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालना है और देखना है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और जीरो. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y. ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x क्या होगा? यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी आर गोइंग टू गेट 2, एंड इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, then we get 3. So MRS is a constant which is equals to 2 by 3. जो आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो उसी का फॉर्म है. ठीक है, जो सब्सटीट्यूट वाला जो हम बोलते हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स वाला. So the marginal rate of substitution is constant over here. So the option will be option number 3. Is it clear? Yeah. This is option number 3. MRS यहाँ पे कांस्टेंट है. आपको याद है हम ऐसे वाला पढ़ते थे? Is this clear to all of you? Now let us look at Parthavi. The option will be option number 3 for question number 2. Okay. Yeah. So we are now going to look at the third question. We did the second question. We are going to look at the third question. So keeping a consumer's income constant, if bundle X is chosen when Y is available, ठीक है ना? Then when bundle Y is chosen, X is not feasible. तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं. ठीक है, एक गिवन इनकम है. ठीक है, एंड इसको हम रेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, इसको हम ग्रीन लाइन से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, so this is the red budget line shows the X consumption bundle, and here in the green budget line, सॉरी द प्राइस लाइन बोल सकते हैं इसको आप. प्राइस लाइन में आपका ये Y कंजम्पशन बंडल है. सो X is being preferred when Y is affordable, means a person reveals his preference of X over Y. ठीक है, बट तो ये X है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, ये आप प्राइस लाइन को देखिए. X तब खरीद रहा है, X is person is preferring X when Y is affordable. ये इसके लाइन के ये वाले जो बजट लाइन है उसी के अंदर आ रहा है ये Y. ठीक है, so this is affordable and he's revealing his preference. But when we look at this green line, ठीक है, the person is preferring what is in the question, what is given in the question, when bundle Y must be chosen when X is not feasible. ठीक है ना, तो इस वाले बंडल में X feasible नहीं है, उसके X is not feasible, वो उसके बजट लाइन के बाहर आ रहा है. So then this means that weak axiom of revealed preference is being satisfied. But अगर X जो है वो अगर affordable होता and अगर person would have preferred Y over X, then then weak axiom of revealed preference would not have been satisfied. So the option for this is
weak axiom of revealed preference, which is option number 2. ठीक है, what does the weak axiom of revealed preference tells us? We'll go with option number 2. ठीक है, weak axiom of revealed preference जो होता है वो ये कहता है कि if a bundle x1 and x2 is directly revealed preferred to y1 y2, then it cannot happen that y1 y2 is directly revealed preferred to x1 x2. यहाँ पे y1 y2 हमने तब चूज किया या y बंडल तब चूज किया when x was not affordable. Then weak axiom of revealed preference is satisfied. But if that would have had been affordable and y would have had been chosen, then weak axiom of revealed preference satisfy नहीं होता. तो इधर हमारा weak axiom of revealed preference satisfied हो रहा है. ठीक है. So this question, so the best option over here is option number 2. ठीक है, आपको ये वाला जो पार्ट है वो रिविजिट करना पड़ेगा. इवन हाल आर वेरिएंट में ये अच्छे से आपको दे रखा है वार्प सार्प, सो यू कैन रिविजिट दैट. ठीक है, डिड यू गेट दिस? The correct option over here is option number 2. और एक वार्प में मैं यहाँ पे आपको एक लिख के बताती हूँ, आप ये लिख सकते हैं मेरे साथ. जस्ट अ सेकेंड. जो वीक एग्जाम ऑफ रिवील प्रेफरेंस है, यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं. सो आई जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू. यू ऑल्सो राइट इट डाउन विद मी. व्हेन x1 and x2 is purchased at price p1 p2, ठीक है, and a different, so this is a bundle x1 x2 which is purchased at price p1 p2, and a different bundle y1 y2 is purchased at price q1 q2. ठीक है, then if, let me change the color of this, then if p1 x1 plus p2 x2 is greater than equals to p1 y1 plus p2 y2, then it must not be that q1 y1 plus q2 y2 is greater than equals to q1 x1 plus q2 x2. ये आपका वार्प का कंडीशन है. आपको ऐसे दो बंडल्स विद टू डिफरेंट प्राइस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं चेक द कंडीशन ऑफ वार्प, इज इट बीइंग सैटिस्फाइड और नॉट. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं. आपको एग्जाम में इस फॉर्म में पूछा जा सकता है. दो बंडल दे दिया, x1 y1 x2 x1 x2 y1 y2 with different price set p1 p2 q1 q2, कोई भी फॉर्म हो सकता है. एंड आपको पूछ सकता है इज द वार्प कंडीशन और वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस बीइंग सैटिस्फाइड और नॉट. So you have to put this in this way and check. So it can be asked to you in the exam. So note this down. Is it clear till here? If it's clear, then please write yes in the comment section. Okay. Now we will look at the fourth question. I think this was in one of the PYQs of JNU also, if I'm correct. ये JNU में भी आया था, ये आपके CUET के भी question में आया था. And let us solve this. So what does this question say? Please explain once more, Anushka. Which one? The last question. अगर एक बंडल है अनुष्का, इफ मैं कोक को प्रेफर करती हूं
suppose Anushka asks me my okay, आपको वीक एग्जाम ऑफ रिवील प्रेफरेंस में इजी लैंग्वेज में बताती हूँ. इफ अनुष्का आप मुझे पूछते हो कि मेरा क्या प्रेफरेंस है, कोक और पेप्सी, देन आई से दैट आई प्रेफर कोक ओवर पेप्सी व्हेन पेप्सी इज अफोर्डेबल. ठीक है. सपोज कोक का प्राइस है, कोक के कैन का प्राइस है 40 रुपीज एंड पेप्सी के कैन का प्राइस है लेट्स से 38 रुपीज. ओके. नाउ इफ इफ कोक का प्राइस, इसका या तो हम कर सकते हैं 40 when coke is not affordable, like let's say 42 है इसका प्राइस. ठीक है. I prefer coke over Pepsi when Pepsi is not affordable. Yeah, this is the preference which I have given to you. Now अगर मैं दूसरी बार ये बोलूंगी that I prefer Pepsi over Coke when Coke is affordable, तो ये मैं अपना क्या कर रही हूँ, ये मतलब वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. ठीक है. मैं अपना प्रेफरेंस मैं दे चुकी हूँ, अपना प्रेफरेंस ऑफ कोक ओवर पेप्सी. बट इफ आई प्रेफर पेप्सी ओवर कोक व्हेन कोक इज अफोर्डेबल, देन the weak axiom of revealed preference is not being satisfied. यहां पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ x is chosen by a consumer when bundle y is available, मतलब when y is affordable या y is available, then when bundle y is chosen x must not be a feasible alternative. ठीक है. is not feasible. अगर मैं अपना प्रेफरेंस x का दे रही हूं ओवर y, देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं y को प्रेफर कर रही हूं ओवर x. बट हाँ, अगर x यहां पर महंगा हो जाता है तब मैं y को चूज कर सकती हूं ओवर x. देन वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस विल बी सेटिस्फाइड. I think which ma'am, हाँ, is the PDF is available. The PDF is available. Sir has sent it in the group. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो पर्सन है वो x को प्रिफर कर रहा है ओवर y. ठीक है. एंड ठीक है. And then y is chosen over x when x is not feasible or not affordable. Then weak axiom of reveal preference is actually getting satisfied over here. Otherwise, it would have not got satisfied. I think you should revisit this chapter, Haller-Varian में weak axiom of reveal preference. वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक थोड़ा सा बता दूंगी अच्छे से. अदरवाइज टाइम चला जाएगा, बाकी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे. डिड यू गेट दिस अनुष्का? ठीक है. आई नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू अच्छे से प्रॉपरली, थोड़ा 15-20 मिनट लेके, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. अदरवाइज बहुत टाइम चला जाएगा. जसलीन, अब सारे लेक्चर्स देखिए, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जितने ज्यादा लेक्चर्स देख सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन अभी देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए एंड डू एज मच एज यू कैन. दैट इज द ओनली एडवाइस विच आई कैन गिव यू राइट नाउ. Goes about like this, the consumption.
यहाँ पे द कंजम्पशन ऑफ अ कप ऑफ दाल. सो सतीश is very conscious of the food he eats. Okay, he eats only rotis and dal. A cup of dal costs rupees 2. So we'll write this information down. The cost of a cup of dal is rupees 2. Is rupees 2. And a roti costs him how much? Rupees 1. It is written over here. Satish decides to spend only rupees 13. He spends 13 rupees only per day. ठीक है. सो उसका बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा पूरे दिन का? वो 13 रुपीज स्पेंड कर रहा है, उसका मतलब इनकम आप समझ लो 13 रुपीज है पर डे का. इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स. मीन्स लेट अस अज्यूम दैट दाल का क्वांटिटी एक्स है, सो दैट विल बी 2 इंटू एक्स विच इज द प्राइस ऑफ दाल, cup of dal, and x is the quantity of dal. 2x plus y, 1 into y, where y is the quantity of roti and this is the cost of roti. एक रोटी का cost है. ठीक है. So 2x plus y is the budget constraint. And उसको ये भी कहा गया है that he decides to consume 5500 calories, 5500 calories a day. So उसका जो calorie intake है वो तो constant रहेगा. ठीक है. So he has been told that each day he will consume how much amount of dal and how much amount of roti. You have to find this out, x and y. Okay. तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है. इसमें आपको करना क्या, आपको हिट एंड ट्राई मेथड करना है. आपका बजट कंस्ट्रेंट गिवन है 2x plus y is equals to 13. कैलोरी बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया, इसका क्वेश्चन में सच कोई यूज नहीं है. ठीक है. तो ये इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा. अब सिंपली जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे 3 रोटीज 5 कप ऑफ दाल, नो मोर देन 3 रोटीज पर डे. तो आप ये एक्स एंड वाई को इस इक्वेशन में डालिए, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए इक्वेशन में डालिए और देखिए कि 13 के बराबर आ रहा है या नहीं. और जहां पे वो 13 के बराबर आएगा that will be the quantity of x and y. So the first option says that फर्स्ट ऑप्शन में 2 इंटू ये आपका 3 रोटीज एंड 5 कप ऑफ दाल. जस्ट अ सेकेंड. इट विल बी x is the number of x is the quantity of dal. ठीक है. x is the quantity of dal. I'll write it down over here. And y is the quantity of roti. So यहाँ पे given है that दाल 5 cups of दाल खाता है वो. So we'll put it in the budget constraint, that is 2 into 5 plus he eats 3 rotis, that is 1 into 3. So this is coming out as 13. ठीक है. तो वो 13 रुपीज डेली स्पेंड करता है और ये भी 13 आ रहा है. तो देखिए इधर से फर्स्ट ऑप्शन से आपका आंसर आ गया. x आपका होगा 5 एंड y होगा 3. मींस ये दाल है और ये रोटी है. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे क्लिक कर रहा है. हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन सेज नो ही कंज्यूम्स नो मोर देन 3 रोटीज पर डे. तो यहाँ पे दाल का तो इसने कुछ दिया नहीं है, हम 0 ले लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं. और तीन से ज्यादा रोटी वो नहीं खाता है. तो मैक्सिमम 3 रोटी खाता है. 3 into 1 तो कितना हुआ आपका 3 हुआ ये. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज 3 रोटीज ना. हाँ. तो ये आपका नहीं होगा. ही कंज्यूम्स नो मोर देन 3 रोटीज पर डे. तो यहाँ पे दाल का क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 13. तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका नहीं जाएगा. ठीक है. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं. ही कंज्यूम्स 5 रोटीज एंड 5 कप ऑफ दाल. तो 2 इंटू 5 प्लस 5 करके देखेंगे ये 15 आ रहा है. सो ये बजट जो इसका बजट है उससे एक्सीड कर रहा है. 15 इज नॉट इक्वल टू 13. तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा. ही कंज्यूम्स 5 कप्स ऑफ दाल पर डे. तो यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 0, मतलब वो रोटी का इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. सो 10 इज नॉट इक्वल्स टू 13 ओवर हियर. ठीक है ना. मतलब कि वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है जितना उसको स्पेंड करना होता है. तो यहाँ पे द बेस्ट ऑप्शन इज ही कंज्यूम्स 3 रोटीज एंड 5 कप्स ऑफ दाल. दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज वो 13 के बराबर आ रहा है. ठीक है. इज इट क्लियर?
Okay. Now let us move ahead with the fifth question. A utility maximizing consumer has a utility function uxy is equals to 2x plus y. इस यूटिलिटी फंक्शन को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? Which is subject to the budget constraint x plus 2y is equals to 10. तो ये क्या है 10 आपका? ये आपका मनी इनकम है, ये आपका मनी इनकम है, m है, ठीक है ना? सो ये आपका कौन सा केस है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला आपका है. आपको ये देखकर आ जाना चाहिए यूटिलिटी फंक्शन को. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का होता है, या लीनियर आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं इसको. सो ए एक्स प्लस बी वाई इस फॉर्म में आपका रहता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्शन फंक्शन या कंजम्पशन फंक्शन. इट विल बी द सेम, प्रोडक्शन और कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कंजम्पशन फंक्शन का. इस वाले फॉर्म को वो डिपिक्ट करता है. ये हमने बहुत क्लियरली ये मैंने किया था लेक्चर, माइक्रो न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है, सर हैज अपलोडेड दिस, यू कैन गो एंड रिविजिट दैट लेक्चर. आई हैव डन दैट इन डिटेल. सारे यूटिलिटी फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शंस को मैंने डिस्क्राइब किया था और उसका ऑप्टिमल बंडल निकाला था. सो इसको डायरेक्टली देख के आप समझ गए कि ये लीनियर या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस है. तो इसमें हम एक्स स्टार एंड वाई स्टार कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली ऐसे में हमारे 3 केसेस होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे विच इज MUX बाय MUY, ठीक है. ये आपकी यूटिलिटी फंक्शन से निकालेंगे. सो ये वाला जो फंक्शन है, तो MUX क्या होगा? वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 2, एंड MUY विल differentiate it with respect to y, that is 1. So MRS is equals to 2. Now we are also going to find PX by PY. PX by PY हम निकालेंगे अपने बजट कंस्ट्रेंट से which is given by this. So ये PX है, that is 2 and PY is 1, ठीक है. सॉरी ये है आपका बजट कंस्ट्रेंट. तो PX is equals to 1 and PY is equals to 2, ठीक है. ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है, यहां से हम PX by PY निकालेंगे. सो इट इज 1 by 2. अब इसमें 3 केसेस होते हैं जहां पे या तो MRS इज ग्रेटर देन PX by PY ये हो सकता है, या MRS इज लेस देन PX by PY, या MRS इज इक्वल्स टू PX by PY. तो यहाँ पे कौन सा केस हिट कर रहा है, या आपका कौन सा केस है इन तीनों केस में से? MRS is greater than PX by PY, ठीक है. ये वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज 2 is greater than 1 by 2. तो इस कंडीशन में क्या होता है? when MRS is greater than PX by PY, the optimal bundle will be what? The consumer is going to consume only, you can write this down, the consumer consumes in this case only X and no Y. So X star is equals to M upon PY. ये खाली X कंज्यूम करेगा, X करेगा, Y नहीं कंज्यूम करेगा. सो ये M upon PX है ये, ठीक है. M upon PX होता है, ये M upon PY होता है. तो ये खाली X अमाउंट को कंज्यूम करेगा, Y अमाउंट को नहीं करेगा. तो ये कॉर्नर सोल्यूशन होता है और X स्टार इज इक्वल्स टू M upon PX, Y स्टार इज 0. तो यहाँ पे M क्या है? बजट कंस्ट्रेंट से हम देख सकते हैं that M is equals to 10. So X star is equals to 10 by PX. PX is what? It is 1. So ये 10 है and Y star तो आपका 0 है, ठीक है. So the correct option for this is, you can see the options. Option number 3, that is X star is 10 and Y star is 0. So we are going to go with the third option. ठीक है. अच्छा, अगर ये यहाँ पे तो MRS इज ग्रेटर देन PX PY, यदि MRS PX इज वुड हैव बीन, अगर MRS अगर लेस होता फ्रॉम PX एंड PY,
यहाँ पे ओनली y कंज्यूम होता विच इज इक्वल्स टू m अपॉन पी वाई, एंड x जो है उसका कोई कंजम्पशन नहीं होता, वो 0 होता। ठीक है, तो हम फिर रिवर्स कर देते हैं, हम m अपॉन पी वाई करते हैं। ये तो जब भी आप लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं, आप पहले एमआरएस निकालना, पी एक्स बाय पी वाई निकालना, फिर देखना कौन किससे बड़ा है या इक्वल है, एंड अकॉर्डिंगली एक्स स्टार वाई स्टार निकालना। और अगर एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई, देन ही विल बी इनडिफरेंट, वो किसी भी पॉइंट को ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को ले सकता है, एंड x स्टार जो है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन m अपॉन पी एक्स, एंड y स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू m बाय पी वाई। ठीक है, ही विल बी इनडिफरेंट एंड वो कोई भी बंडल को चूज कर सकता है। बट इस केस में, इन दोनों केसेस में देयर विल बी कॉर्नर सोल्यूशन। यहाँ पे ओनली x, यहाँ पे ओनली x एंड यहाँ पे ओनली y। ठीक है, so is this clear to all of you? Please revisit the micro numerical lectures. मैंने बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, मेरी इनिशियल लेक्चर्स में होगा सर के, मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज रिविजिट एंड रिवाइज दिस। ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है ना, सभी फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आप प्लीज 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 सारे जो फंक्शंस है उसको एक बार रिवाइज करना। इससे क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, एंड ये सबसे फेवरेट पार्ट है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सर ने भी बहुत बार करा रखा है, एक्स स्टार वाई स्टार उसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं एग्जाम में। ओके ओके अनुष्का, ओके तान्या। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं। I will give you some time and then please tell me. I'll read this out to all of you. Given a cubic function, CQ is equals to Q cube plus Q square plus Q plus 1. Arrange total cost, marginal cost, and average fixed cost in increasing order when Q is equals to 2. मतलब छोटे से बड़ा हमें TC, MC, AC और AFC को अरेंज करना है when Q is equals to 2 by using this cost function. So please tell me the answer of this. I'll give you, let's say, 2 to 3 minutes time to do it. Please tell me so that we can move. ठीक है, I'll also do this along with you. यहाँ पे CQ is given as Q cube plus Q square plus Q plus 1. ठीक है, अब हमें TC, AC, MC और AFC को निकालना है और देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बैठाना है, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग या स्मॉल टू लार्ज जो भी है, उस ऑर्डर में हमें इसको लेके जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस। सो टीसी इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे क्यू गिवन है 2, तो हम डायरेक्टली टोटल, ये टोटल कॉस्ट है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज टोटल कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट है, इट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है आपका, प्लस ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये 1 वाला पार्ट। ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 विच इज 8 प्लस 4 प्लस 3. How much is it coming out to be? 12 plus 3, 15. TC is 15. ठीक है, AC is what? It is the derivative of the cost function. ठीक है, तो ये होगा आपका 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1. ठीक है, सो 3 इंटू हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज
4 into 3, 12 plus 4 plus 1, which is 17. ठीक है? Yeah, Anushka and Tanya, the correct option is option number 2. So I'll do it for the rest of the other people and we'll come to the conclusion. Okay? उसके बाद आपका है MC. सॉरी, ये मैंने MC निकाला है, ये AC नहीं है, ये MC है. और AC हम निकालेंगे, that is CQ divided by Q, which is Q cube divided by Q, that is Q. Q square plus Q plus 1 by Q. तो ये होगा आपका 4. यहाँ पे हम 2 को पुट करेंगे Q के जगह में. This will be 7 plus 0.5, 7.5. And when it comes to AFC, then it is total fixed cost divided by Q. यहाँ पे total fixed cost आपका 1 है, मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा था. So 1 by 2 is 0.5. So यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मार्जिनल कॉस्ट है. सबसे छोटा क्या है आपका? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सबसे छोटा है. सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले आएगा, फिर आपका आएगा एवरेज कॉस्ट, फिर आएगा आपका टोटल कॉस्ट दैट इज 15 एंड देन मार्जिनल कॉस्ट. सो ये किस तरह से आपका गिवन है? ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको ए का ऑप्शन दिया गया है. सो दिस इज ए. दिस इज एसी जो है वो है आपका डी. टीसी जो है वो है आपका बी. एंड एमसी जो है वो आपका सी है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए डी बी सी, विच इज ऑप्शन नंबर 2. इज इट क्लियर टिल हियर? बहुत आसान है, आपको वैल्यूज पुट करना है और इसको देखना है आपको, एंड देन यू हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है? I hope this is clear. And let me move to the next question. Okay, Tanya. The shutdown point of a profit maximizing competitive firm in short run is when market price is equals to average fixed cost, total fixed cost, average variable cost, average total cost. तो ये बहुत आसान है, ये होगा आपका average variable cost. ठीक है? Price is equals to AVC. ठीक है? ये अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कर्व है, और ये आपका प्राइस है, तो ये आपका शटडाउन पॉइंट है जहां प्राइस इज इक्वल टू एवीसी. अगर प्राइस इज लेस देन एवीसी तो फिर फर्म विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. ठीक है? प्राइस इज इक्वल्स टू एवीसी या उसके अबव जो है प्राइस एवीसी के, तभी उधर तक ही फर्म प्रोड्यूस करेगा. इसीलिए पी इज इक्वल्स टू एवीसी को हम शटडाउन पॉइंट भी कहते हैं. और आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्ट जो आपका कर्व होता है वो आपका सप्लाई फंक्शन होता है ऑफ द फर्म, ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू एवीसी, वहां से लेकर ऊपर वाला पार्ट, ये भी आपको पता होगा. ठीक है? सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एंड एक मोनोपोली में, मोनोपोली जो होता है उसका कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए. जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज अबव द पॉइंट प्राइस इज इक्वल्स टू एवीसी. ठीक है? ये वाला पार्ट उसका सप्लाई फंक्शन. मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वेराज मोनोपोली में कोई सप्लाई कर्व नहीं होता है, बिकॉज वो एक ही प्राइस में दो क्वांटिटी को बेच सकता है. मतलब उसका प्राइसिंग जो है ना, एक ही क्वांटिटी को दो प्राइस में बेच सकता है. एक ही क्वांटिटी को वो दो अलग अलग प्राइस में बेच सकता है, P1 P2. तो ऐसा नहीं है, कोई एक डेफिनेट रिलेशनशिप नहीं होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में. तो इसीलिए मोनोपोली का कोई सप्लाई कर्व नहीं होता है. ठीक है? ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है.
In a 2 by 2, the next question is, in a 2 by 2 general equilibrium model of exchange with goods X and Y, two consumers are there, 1 and 2. Both have a weakly positive endowment of X and Y. In exchange equilibrium, we know that यहाँ पे आपको पता है 3 कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम की, एक तो कंजम्पशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड जो आपका प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या बोलता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of x and y of 1 is equals to marginal rate of substitution of x MRS xy of 2. So ये कंजम्पशन एफिशिएंसी का कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए। सो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। MRS xy for consumer 1 is equals to MRS xy for consumer 2. Is it clear till here? This was question number 8 and the answer for this is 3. ठीक है? ये तो बहुत बार करा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। For inferior goods, the substitution effect of a price decrease and the income effect of the same price decrease will work in what? Please give me the answer for this. इसका आंसर बताएं 9th क्वेश्चन का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो और इनकम इफेक्ट इट विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ओवर पावर करेगा इनकम इफेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बट जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट, इसीलिए आपका जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा। बट एक्चुअली में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे हम इनकम इफेक्ट है, यहाँ पे हम रियल इनकम इफेक्ट को लेते हैं, वी डू नॉट टेक द नॉमिनल इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, नॉट दैट विद रेस्पेक्ट टू द मनी इनकम, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और आंसर की में भी हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। सो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नहीं काउंट किया जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वेराज जिफिन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट इनकम इफेक्ट जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है वो ओवर पावर कर देता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, एंड प्राइस इफेक्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए आपका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ गिफिन गुड्स। इज इट क्लियर? तो दोनों केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इंफीरियर एंड गिफिन में भी सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, बट यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ओवर पावर करता है इनकम इफेक्ट को, यहाँ पे नहीं कर पाता है, ठीक है। इज इट क्लियर टिल हियर? सो ये इजी है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। Is it clear till here or is it not clear? Please write in the chat box if it is clear to you. Yeah, okay Tanya. Nash equilibrium जो होता है गेम थ्योरी का काफी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा और आजकल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, so this is important. I think there is a video on YouTube also where I have told you how to do this, how to solve this. ठीक है ना? तो यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों प्लेयर्स
are doing their best and they don't want to deviate from that point. ठीक है, मुझे भी पता है कि मैं बढ़िया कर रही हूँ एंड जो दूसरा प्लेयर है उसको भी पता है कि that person is doing the best. So you will stay intact in that position and you are not going to deviate. So that is what is known as Nash equilibrium. ठीक है, so यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक फर्म 1 है, यहाँ पे फर्म 2 है, यहाँ पे कॉपरेट है, यहाँ पे compete है, यहाँ पे कॉपरेट है, यहाँ पे compete है. ठीक है, so in table above, firm 1 and firm 2 can cooperate to share market profit or compete with each other. The figure in the cell represents crores of profits in Indian rupees. They can either cooperate with each other, where they share INR 10 crores equally. Alternatively, they can compete with, which lowers the market output to INR 4 crores, which they share equally. If one of the firm competes while the other cooperates, the former obtains 10 crores of profit while the other gets 0. तो ये जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है. In equilibrium, firm A and B should respectively do what? तो यहाँ पे हम Nash equilibrium निकालेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था Nash equilibrium में हम क्या करते हैं. पहले हम, ये इजी वे है निकालने का, मैं इस तरह से निकालती हूं. पहले हम वर्टिकली जाएंगे, कोई भी कॉलम ले सकते हैं. मैंने ये वाला कॉलम ले लिया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है. आई हैव फिक्स दिस कॉलम वर्टिकली. जो मैं इसको मैंने फिक्स कर दिया है, यहाँ पे इसको भी फिक्स कर दिया है. तो इसको फिक्स करने के बाद 5 और 0 को फिक्स करने के बाद अगर हम, जस्ट अ सेकेंड, 5 और 0 को फिक्स कर दिया. अब हम 5 और 10 को देखेंगे. तो 5 और 10 में से बड़ा क्या है? 10. सो वी आर गोइंग टू टेक 10 यहाँ पे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने पहले इसको ऐसे वर्टिकली देख रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे 10 और 2 को हम फिक्स रखेंगे और 0 एंड 2 के बीच में देखेंगे 0 एंड 2 में से क्या बड़ा है. तो यहाँ पे 2 बड़ा है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये वाला चीज हटा देंगे और हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे. तो हॉरिजॉन्टली मैंने क्या किया है, जब मैं फर्स्ट ऊपर देखती हूँ, ऊपर वाले में देखती हूँ, तो मैंने 5 और 0 को फिक्स कर दिया है. ये 5 को मैंने फिक्स कर दिया है, 0 को मैंने फिक्स कर दिया है. सो बचा क्या? 5 एंड 10. तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 10 बड़ा है सबसे. सिमिलरली यहाँ पे मैंने 10 और 2 को फिक्स कर दिया है, ये 10 और 2 को फिक्स कर दिया है. तो 0 एंड 2 में से सबसे बड़ा क्या है? 2 इज द बिगेस्ट. ठीक है, तो जहां पे दोनों सर्कल्स आपका एक बॉक्स में आता है वो आपका Nash इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. बोथ द प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू डेविएट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी. सो यहाँ पे Nash इक्विलिब्रियम क्या है? compete compete, that A will also compete, B will also compete. ठीक है, so the option is option number 2. yes तान्या, एक गेम में 2 Nash इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से निकालना है. आप एक बार YouTube का भी लेक्चर देख सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को फिर से रिविजिट कर सकते हैं टू फाइंड द Nash इक्विलिब्रियम. ठीक है, हमने प्रिजनर्स डिलेमा भी पढ़ा है. ठीक है ना, प्रिजनर्स डिलेमा में क्या बोलते हैं कि अगर वो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को देखकर अगर डिसीजन लेंगे तो इंडिविजुअल अगर वो देखेंगे तो फिर उनका वर्स ऑफ सिचुएशन होगा. ठीक है ना, बट अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो जो जॉइंट प्रॉफिट होता है या जो जॉइंट आउटकम होगा वो मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, हमने ये पॉलीगोपॉली में भी पढ़ रखा है. ठीक है, इंडिविजुअली अगर डिसीजंस लेते हैं तो इंडस्ट्री आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं होता है, बट अगर हम डिपेंड करके एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अगर हम आउटपुट सेट करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखते, तो जॉइंट प्रॉफिट इज गेटिंग मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, okay, so game theory में basically these questions are asked, but one more session will be on game theory. maybe आपका जो मैक्रो का जो
मैक्रो या नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, सॉरी PYQs कराऊंगी, उसमें आई विल give you a detailed discussion of game theory also. Okay, I'll take a class on that and I will explain game theory. But game theory में आपके 90% ऐसे questions ही आते हैं, ठीक है? So the game theory का जो topic है that was left, वो हम एक और PYQ सेशन, जो भी नेक्स्ट PYQ सेशन होगा उसमें आई विल टेक अ सेशन ऑफ दैट एंड देन आई विल स्टार्ट विद द PYQ. ओके ओके अनुष्का. उसमें हम प्रिजनर्स डिलेमा भी देखेंगे, उसमें हम डोमिनेंट स्ट्रैटेजी सब कुछ देखेंगे, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. So I'll read this question to all of you. So इतने सारे क्वेश्चंस आपके CUET 24 में आया था, ठीक है? तो देखिए, आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका आराम से इस बार का एग्जाम भी अच्छे तरीके से जाएगा. इसीलिए जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू. सी सो मेनी थिंग्स आर बीइंग कवर्ड. देखो, इतने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने में हमें इतना टाइम लग गया बिकॉज हर एक क्वेश्चन का अपना एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है. सो अभी आप जितना ज्यादा PYQs करेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है? सो लेट अस गो टू दिस. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन गेम थ्योरी, ठीक है? ऑलिगोपॉली पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है. तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन माइक्रो में बन रहे हैं, ठीक है? काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में. So the 11th question is like, how does it go? Assume that firm I and firm J have constant marginal cost. So दोनों firm का marginal cost जो है constant है, firm I and J का, and that is C for firm I and J in an oligopolistic market. Okay. Now they compete to set price Pi and Pj. They face a total market demand of Q. When Pi is greater than Pj, the demand for I is 0. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जब Pi Pj से ज्यादा है, I का प्राइस ज्यादा है J से, तो I एलिमिनेट हो जाएगा मार्केट में, सब J से खरीदेंगे. सो डिमांड फॉर I विल बी 0, ठीक है? नाउ अगर Pi Pj से कम है, अगर प्राइस I फर्म का J फर्म से कम है, तो क्या होगा? सारा डिमांड I फर्म के पास आ जाएगा. सो डिमांड फॉर फर्म I इन दिस केस इज इक्वल्स टू, रिटन इन द क्वेश्चन, इट इज Q. और अगर दोनों फर्म्स का प्राइस सेम है, Pi इज इक्वल्स टू Pj, देन डिमांड फॉर बोथ द फर्म्स विल बी इक्वली शेयर्ड, ठीक है? व्हेन Pi इज इक्वल्स टू Pj, दे शेयर द मार्केट इक्वली एंड द डिमांड फॉर फर्म I इज Q by 2, ठीक है? सो डिमांड फॉर द फर्म I इज Q by 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होगा. देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ I and J इज व्हाट? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस है, इसमें से बेस्ट ऑप्शंस क्या होगा हम देखते हैं. सो मार्जिनल कॉस्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन इज C फॉर बोथ द फर्म्स. अगर कोई भी फर्म I या J फर्म, कोई भी फर्म अगर प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखेगा, सपोज I अपना प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखता है, अगर सपोज Pi मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रखता है, तो J जो है, J फर्म है, वो अपना प्राइस कट करेगा. इससे जितना भी प्राइस रखा होगा, सपोज मार्जिनल कॉस्ट 10 है और Pi जो है, प्राइस ऑफ फर्म I, वो 15 है, तो J अपना प्राइस रख देगा लेट्स से 12. तो सब लोग J के पास चले आएंगे, वो प्राइस अपना अंडरकट कर देगा एंड सब J के पास आ जाएंगे. सो दैट इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन. सो अगर प्राइस ईदर ऑफ द फर्म में से, अगर प्राइस अगर वो ग्रेटर देन C रखेंगे, तो अदर फर्म के पास लोग चले जाएंगे, तो वो फीजिबल नहीं होगा. इफ प्राइस इज लेस देन C, तब इफ इट इज सेट एज लेस देन C फॉर ईदर ऑफ द फर्म्स, देन दोनों में से अगर कोई भी ऐसा काम करेगा, they will suffer loss. So the best option for them is that Pi is equals to Pj, अपना प्राइस को सेट करेंगे equals to the marginal cost.
ये ओलिगोपॉली में हम डिटेल में कर चुके हैं. सो यहाँ पे द बेस्ट आंसर इज आंसर नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. इससे क्या होगा, मार्केट लूज भी नहीं करेंगे एंड उनको प्रॉपर अपना प्राइस मिलेगा एंड उनका लॉस नहीं होगा. ठीक है. सो या तानिया, द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ठीक है. हमने डुओपॉली में बर्ट्रांड्स पैराडॉक्स पढ़ा था, प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी वाला. ठीक है. ये भी आप देख सकते हैं. ठीक है. ये कंडीशन हमने पढ़ा था होमोजीनियस प्रोडक्ट में. सो यू कैन रिविजिट दिस ऑल्सो. इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द 12th क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसमें एलिमिनेशन यूज करेंगे, इजीली हो जाएगा. मोनोपोलिस्टिक फर्म फेसेस अ हॉरिजॉन्टल डिमांड. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. मोनोपोलिस्टिक फर्म में हॉरिजॉन्टल डिमांड तो नहीं होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है. AR MR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो ऑप्शन 1 तो रूल आउट हो जाता है. जहां पे भी ऑप्शन 1 है उसको हम रूल आउट कर देंगे. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सेल्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो ऑप्शन 2 भी रूल्ड आउट है. ऑप्शन 1 और 2 जहां पे भी है वो रूल्ड आउट है. तो सबसे बेस्ट क्या है, ऑप्शन 3 एंड 4 बचा हमारे पास. Output of one could not duopoly firm depends on the output of other firm. Monopolistic firm do not have a supply curve. मैंने ऊपर आपको बताया था. So the best option is option number 3 and 4. Through elimination, 1 and 2 जब eliminate हो जाता है तो हमारे पास option 3 and 4 बचता है. तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं. So the best option is option number 3 and 4. Yes, Tanya, it is correct. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जब आते हैं आप एलिमिनेशन यूज करिएगा. ठीक है. आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये क्वेश्चन है जो आपका 24 में आया था एग्जाम. सो इफ अ कंज्यूमर डेफिनेटली, वो मतलब श्योरली डेफिनेटली प्रिफर्स अ पेमेंट ऑफ INR 50 for sure to a lottery which promises reward of 100 or 0 with probabilities 1 by 2 each, then we can say that the consumer is what. So expected value of game को हम निकालेंगे. तो अगर वो लॉटरी लेता है तो या तो उसको 100 मिलेगा जिसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या 0 मिलेगा जिसका प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गेम आपका 50 है. एंड द कंज्यूमर डेफिनेटली प्रेफर्स अ पेमेंट ऑफ INR 50. So he prefers a payment of INR 50. He will definitely prefer it no matter what. And the expected value of game is 50. So in this case, the person is रिस्क अवर्स. ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है. रिस्क अवर्स है बिकॉज द इंडिविजुअल प्रिफर्स सर्टनली ओवर अ गैम्बल विद इक्वल और हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो ये रिस्क न्यूट्रल नहीं होगा. यहाँ पे कंफ्यूजन था बट वो रिस्क अवर्स होगा बिकॉज ये ऑप्शन में भी रिस्क अवर्स है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे द इंडिविजुअल prefers, he will certainly prefer over a gamble with equal और हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू. मतलब 50 तो उसको चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए. उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा. सो ही इज रिस्क एवर्स. वो रिस्क नहीं लेना चाहता है. तो ये रिस्क न्यूट्रल नहीं होगा, ये रिस्क एवर्स होगा. द इंडिविजुअल इज सर्टनली प्रेफरिंग दैट 50 रुपीज का अमाउंट ओवर अ गैम्बल विद इक्वल और हायर एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिस्क एवर्स है, रिस्क न्यूट्रल नहीं है. ये कंफ्यूजन सबको दूर हो जानी चाहिए. ठीक है. 50-50 देख के हम रिस्क न्यूट्रल कर देते. बट यहां पे देखिए, कंज्यूमर डेफिनेटली प्रेफर्स अ पेमेंट ऑफ INR 50 फॉर अ श्योर टू लॉटरी विच प्रोमिसेस दिस. तो उसको 50 चाहिए ही चाहिए. 50 या उसके ऊपर तक वो लेगा डेफिनेटली. इज इट क्लियर? This can be a little bit confusing, but this is the thing. He is preferring that option over a gamble with equal or higher expected value.
He's definitely preferring. See the point which has been written over here. ठीक है, सो यहाँ पे ये रिस्क एवर्स होगा. Am I audible and visible to all of you? Okay, I think there is a confusion regarding this topic. Let us keep this for hold as of now because this thing can be a little confusing. In the next class, we are going to do a complete session on risk averse, risk neutral, and risk lover with proper graphs. And वहां पे मैं आपको अच्छे से explain करूंगी, ठीक है? This can be a little confusing at this point of time. I don't want you to get confused. So we will do this in the next classes का beginning, ठीक है? This one game theory का जो starting का point है वो and ये वाला part, ठीक है? ठीक है, we will take this up because this is a little confusing and आपको graphs भी बताऊंगी and बाकी expected numericals जो इससे आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? So it will be more clear to all of you. So this topic, I'll note this down. This topic, risk averse, risk and uncertainty का and game theory का, we are going to take a session जहां पे ये जो problems है वो clear हो जाएंगे आपके, ठीक है? जेनसेन इनइक्वालिटी सब कुछ उसमें कवर करेंगे हम, ठीक है? मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, सो विल कीप दिस ऑन होल्ड एंड आई विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस एंड गेम थ्योरी का जो अदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? नाउ लेट अस क्विकली वाइंड अप. हमारे और 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हैं बिकॉज काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 10:15 हो चुका है, ठीक है? सो इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे. For a manufacturing firm, the cost function is this. The marginal and average cost as Q is equals to 10 is what? So इसको हम फटाफट से कर लेंगे. So marginal cost है del C by del Q. इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर रही हूँ, which is 3Q square plus 4Q plus 1. यहाँ पे Q है 10, तो ये 3 into 10 square plus 4 into 10 plus 1, which is 300 plus 40 plus 1, which is 341. ठीक है, देखो 341 यहां पर है, कहीं और पे 341 है, नहीं है, तो 121.1. वैसे आपको देखो बहुत क्लेवरली इसको करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे 341 होता तब हम एसी नहीं निकालते, बट यहाँ पे ऑलरेडी 341 एक ही ऑप्शन में है, तो एसी निकालने की जरूरत नहीं है. आपका ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 है. इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है? वैसे मैं एसी भी आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बट इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे सो यू विल सेव योर टाइम. अगर आप एमसी निकाल लिए फिर एसी भी निकाल रहे हैं, एक बार ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है? ऑप्शन में देखो कि भाई एमसी
मेरा एमसी निकल चुका है, ठीक है, एमसी 341 है, बाकी कहीं पे 341 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज द बेस्ट ऑप्शन. व्हाई शुड आई फाइंड एसी एंड वेस्ट माय टाइम, ठीक है ना. तो अब एसी निकाल के हम दिखा देते हैं कि एसी कैसे निकालना है. सो इट इज सी बाई क्यू, नथिंग बट सी बाई क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बाई क्यू. ये आपका जो फंक्शन है उसको हमने क्यू से डिवाइड कर दिया. 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 10, 100 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 0.1, आपका 121 प्लस दिस इज 121.1. दिस इज कंफर्म, बट ये आपको इस तरह से करना है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? The markup as a fraction of price for a profit maximizing quantity Q star for a monopolist can be expressed in the following form. Here E star represents the price elasticity of demand. P star minus C star Q star divided by P star is minus 1 by E. तो हमें मार्कअप का इक्वेशन तो पता होगा, P माइनस एम सी इज इक्वल टू P 1 माइनस E. यहाँ पे MC को इन्होंने C Q स्टार दे रखा है, तो वो एक कॉस्ट फंक्शन ही है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका MC ही है. ठीक है, सो यहाँ पे जो मार्कअप है विच इज गिवन बाय दिस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो मार्कअप इज लोअर फॉर अ गुड विद अ हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो आपका मार्कअप है, ये आपको सर ने भी बताया होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो मार्कअप लो होगा व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज हाई. तो ऑप्शन 1 क्या बोलता है? द मार्कअप इज हाई फॉर गुड्स विद अ हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नो. It is low for high price elasticity of demand. Yes. Markup is constant for all price elasticities of demand. No. Markup is lower for goods with lower price elasticity of demand. No. So the correct option over here will be option number 2, that is markup is lower. Markup जो है that is inversely proportional to your elasticity. तो markup low होगा जहां पे price elasticity of demand is high and vice versa. So this is a very easy question. I hope all of you know this. And the final question, which is again very easy, is if a production function is given as this, a x to the power a y to the power b and a plus b अगर 2 है, तो ये क्या है? 2 is greater than 1, which means it is increasing returns to scale. So ये ऑप्शन नंबर 3 होगा. बहुत आसान है ये. ठीक है, अगर ये आपका 1 होता तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता. ठीक है, और अगर आपका ये लेस देन 1 होता तो ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता. ठीक है, सो माइक्रो के हमने सारे PYQs जो 2024 में किए, हमें पूछे गए थे, दैट वी हैव कवर्ड. ठीक है, सर हैज ऑलरेडी सेंड द PDF इन द ग्रुप. यू कैन चेक आउट द PDF एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगभग आए हैं. सो हमने ये कंप्लीट कर लिया है और आपको ये मतलब आपको पैटर्न पता चल गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का हम थोड़ा सा आपको बता दूंगी क्या करना है, कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में, प्लस गेम थ्योरी उसका हम थोड़ा सा सेशन ले लेंगे, एंड कोई और सब सेक्शन का PYQ दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so we are done with today's class. Hope this session was fruitful for you and इसी तरह से जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना हमारे लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, so about the next class, sir is going to update you in the group. Yeah, and please do provide me the feedback relating to this class.